डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में आज का हम लोग का शीर्षक होगा महासागरीय तापमान। महासागरीय तापमान कहने के लिए तो एक छोटा टॉपिक्स है, लेकिन अपने आप में ये एक प्रभाव के दृष्टिकोण से बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है। इस क्रम में पढ़ाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि तापमान ही वो मुद्दा है जिसके वजह से हमारा ग्रह जो है वो वास योग है, हैबिटेट। वरना और ग्रह जो साथ है, इस तापमान की न्यूनता और अधिकता के कारण ही वहां जीवन नहीं है। हमारे यहाँ जो संतुलित तापमान है हमारे ग्रह पर, हमारे प्लेनेट पे, उसके कारण ही हमारे प्लेनेट पे जीवन संभव हो पाएगा। इसी से आप ओशियन टेम्परेचर्स का या महासागरीय तापमान का अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का एक अलग टॉपिक हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, जिसमें पूरे पृथ्वी के तापमान का हम लोगों ने अध्ययन किया। यहाँ हमारे अध्ययन का विषय सिर्फ और सिर्फ ओशियन होगा, यानी महासागर में तापमान की क्या स्थिति। ठीक है, इस क्रम में हम पाते हैं कि जो महासागरीय जल है वो भी सूर्यताप से ऊष्मा प्राप्त करती है, और यह ऊष्मा विकिरण यानी रेडिएशंस के माध्यम से प्राप्त होता है। और इस ऊष्मा में सागरीय जल में निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रभाव तो ये होता है कि महासागरीय जल का संचरण होता है। संचरण का अर्थ हुआ मूवमेंट। और दूसरा जो होता है कि धाराएं यानी करंट उत्पन्न होती है। समुद्री जीवन प्रभावित होता है। मत्स्य क्षेत्र का विकास होता है। और ये जो ऊष्मा है, इसका अधिक मात्रा भूमध्य रेखा पर होता है, और कम मात्रा ध्रुव पर होता है, यानी पोल पर होता है। इसका इंग्लिश इक्वेटर होता है। तो इंट्रोडक्शंस में जो बातें हमको समझनी है वो ये समझनी है कि जो महासागरीय जल है वो भी सूर्यताप प्राप्त करता है। ये पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी और महासागर की अगर तुलना करें तो पृथ्वी जल्दी गर्म होती है, यानी जल्दी सूर्यताप प्राप्त करता है,
और महासागर देर से सूर्यताप प्राप्त करता है, लेकिन दोनों सूर्यताप प्राप्त करता है। इसी प्रकार से पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाती है, महासागर देर से ठंडा होता है। ये बात हम लोग तापमान के क्रम में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फिक्स होते हैं कि महासागर में जो तापमान प्राप्त होता है वो किस तरीके से, तो रेडिएशन से। मतलब जो नियम लागू हो रहा था पृथ्वी पर यानी स्थल पे, रेडिएशन से अर्थ स्थल भी गर्म हो रहा था, यहाँ महासागर भी रेडिएशन के माध्यम से ही गर्म हो रहा है। अब रेडिएशन के माध्यम से गर्म का मतलब क्या हुआ कि जो सूरज का प्रकाश हम तक पहुँचता है वो किस तरंग के रूप में पहुँचता है, लघु तरंग के रूप में पहुँचता है, और जब ये टकराता है तो दीर्घ तरंग बन जाता है, लॉन्ग वेव बन जाता है। इसी लॉन्ग वेव के दीर्घ तरंग के वजह से रेडिएशन की प्रक्रिया, विकिरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। अब देखिए कि ये जो सागरीय जल गर्म रहता है या गर्म हो जाता है, तो उसकी तुलना अगर करें हम कि उसका प्रभाव का, कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है उससे, क्यों इम्पोर्टेंस है महासागर के लिए प्रकाश या तापमान। तो सबसे पहली बात कि महासागर का जल जो है वो सिर्फ वाष्पीकरण से निकलता है। नदियों का जल महासागर में जाके मिल जाता है, लेकिन महासागर का जल कहीं जाकर के नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में महासागर का जल स्थिर रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे महासागर एक दूसरे से मिले हुए हैं और सारे महासागरों का जल स्तर एक है। कहीं पर भी आप नापिएगा तो किसी महासागर का जल स्तर किसी दूसरे महासागर से ऊंचा या नीचा नहीं मिलेगा। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, जितना का नाम आपने सुना है, उन सभी का जल स्तर एक है। इसीलिए इस पृथ्वी पर ऊंचाई जो हम नापते हैं वो महासागरीय जल से नापते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा लेवल है, सी लेवल, जो हर जगह बराबर है। वरना धरती पर जो है उच्चावच इतने हैं कि आप कहीं से एक आधार तल नहीं मान सकते। तो बेस लेवल ऊंचाई नापने के लिए सबसे बेहतर है सागरीय जल, सागरीय आधार, सागरीय बेस, ओशियन बेस। इसीलिए आप स्टेशन पर देखते होंगे कि जो बोर्ड लगा रहता है तो सागर तल से इतना ऊंचा, देखते हैं ना, क्यों? क्योंकि वही ऊंचाई नापने का आधार। ये प्रश्न भी आता है आपको कि हम लोग यहाँ उधार ऊंचाई जो है किस आधार पर नापते हैं, तो सागरीय आधार पर नापते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें संचरण कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है। तो इसमें संचरण होने के लिए जो उत्तरदायी कारक है, जो अकाउंटेबल कॉज है, वो ये कि तापमान के कारण कहीं पर का जल गर्म अधिक रहता है और कहीं पर का जल जो है वो ठंडा अधिक रहता है। तो आप जानते हैं कि जो गर्म जल होगा उसका घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, और जो ठंडा जल रहेगा उसका घनत्व अधिक हो जाएगा। तो घनत्व, डेंसिटी जब कम और अधिक है, तो ये तो नियम है जल का भी और वायु का भी, कि अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी की ओर उसका प्रवाह होगा। तो तापमान के वजह से ही सागर में यह चलन की प्रक्रिया, मूवमेंट की प्रक्रिया होती है। दूसरा है कि धाराएं, करंट उत्पन्न होती हैं, जो भी इसी से लगा हुआ है। करंट क्यों उत्पन्न होती है? तो अब सूर्य प्रकाश के कारण कहीं पर वाष्पोत्सर्जन हुआ, एवोपरेशन हुआ, वहां पर का जल उठ करके चला गया आसमान, तो वहां पर का जल तो खाली हुआ। उसका स्थान लेने के लिए या तो क्षैतिज रूप से जल आता है, यानी जहां पर वाष्पीकरण कम हुआ, ठंडा जल है, वो वहां पर तीव्र गति से आ रहा है, या फिर नीचे का जल आकर करके ऊपर में बैठने का प्रयास करता है, क्योंकि ऊपरी तापमान से नीचे का तापमान कम है। इन दोनों प्रभावों के परिणाम स्वरूप क्या होता है मुन्ना भाई? तो धाराएं उत्पन्न होती हैं। उसमें दो प्रकार की धाराएं हैं, एक क्षैतिज होगी तो गर्म धारा और ठंडी धारा, जो अलग अध्ययन का विषय है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और एक ज्वार भाटा का आप नाम सुने होंगे। तो इसमें तो यद्यपि कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी काम करता है, लेकिन ये लंबवत उठता है, ये क्षैतिज संचलन नहीं होता है। पहले लंबवत उठेगा ज्वार भाटा, जब गिरेगा तब टकरा करके कुछ जल राशि का जो है क्षैतिज संचलन होगा।
तो ये दोनों धाराएं हैं, चाहे क्षैतिज हो चाहे लंबवत हो। बात समझ में आई? अब देखिए, समुद्री जीव इससे प्रभावित होता है। हर जीव को एक निर्धारित टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर से अगर कम या अधिक होता है तो जीव नहीं रह पाता है। तो सागर में जो तापमान जाता है, उस तापमान से आगे पढ़ेंगे कि तापमान में कैसे कैसे बाइफर्केशन होता है सागर में। ऊपर में ज़्यादा तापमान पाया जाएगा और जैसे जैसे नीचे जाइएगा वैसे वैसे जो है तापमान में कमी आएगी। तो हर जीव के लिए अलग अलग तापमान चाहिए। तो कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनको अधिक तापमान चाहिए तो सागर के ऊपरी भाग में रहती है। कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनको कम तापमान चाहिए तो सागर के निचले भाग में रहती है। और इसी तरीके से सागर के तलीय भाग में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो उगे रहते हैं, या बहुत सारे जंतु हैं जो पाए जाते हैं। सागर के ऊपरी भाग में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। जैसे सागर के तटीय क्षेत्र में हम लोग एक पेड़ का नाम पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सुंदरी वन, जिससे बना है मैंग्रोव जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या है, उसी का प्रभाव है, खारे पानी में उत्पन्न होता है। तो हर पादप का, हर जंतु का जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भौतिक परिस्थितियां हैं, वो जहाँ जहाँ पर सागर में पाई जाएंगी उसी प्रकार का पादप और जंतु सागर में पाए जाते हैं। और यही वजह है कि स्थल के तुलना में सागरों में ज़्यादा पादप और जंतु की विविधता है, डाइवर्सिटीज। ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक डाइवर्सिटीज कहाँ मिलेगा, स्थल पर कि महासागर में? तो आपका जवाब क्या होगा कि महासागर में जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी। अब मत्स्य क्षेत्र में भी इसमें होता यह है कि मछली वहां पर ज्यादा पाई जाएगी जहां पर प्लैंटक उत्पन्न होगा। प्लैंटक क्या है? तो प्लैंटक दो तरह का पाया जाता है, एक जू प्लैंटक और एक फाइटोप्लैंटक। जू प्लैंटक मतलब कि जंतु के रूप में होता है और फाइटोप्लैंटक का मतलब होता है कि पादप के रूप में। आपको दिखाई पड़ेगा प्लैंटक के रूप में। ये मछली का भोजन है। कौन? प्लैंटक। और ये उत्पन्न कहाँ होता है? जहाँ पर ठंडी धारा और गर्म जल धारा मिलेगी, वहीं पर प्लैंटक उत्पन्न होता है। और वो सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। इसको बैंक बोलते हैं, जैसे डॉगर बैंक है, वहाँ पर जो है ज़्यादा मछली पकड़ा जाता है। तो मछलियों का उत्पादन का ये एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये सब इसके प्रभाव है, इफेक्ट है, जो तापमान के कारण उत्पन्न होता है। अब अगर देखा जाए कि सागरीय तापमान जो है वो हर जगह क्या समान है, तो नहीं। इक्वेटर पर जो है वो सबसे ज़्यादा सागर में तापमान पाए जाएंगे, महासागर में। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आ जाएगी। अब देखिए, दूसरा टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है, वो ये कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव आपको निकलेंगे और इसी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका बनेगा और इसको गौर से समझिए। उसमें जो पहला कारक है वो है अक्षांश। यानी अक्षांश, लैटिट्यूड के कारण भी जो है वो तापमान में विविधता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन, इससे भी जो है वो तापमान प्रभावित होगा। उसके बाद है महासागरीय धाराएं। इससे भी आपका तापमान प्रभावित होगा। उसके बाद है समीपवर्ती स्थलखंड। इससे भी सागरीय तापमान प्रभावित होता है। उसके बाद है लवणता, सैलिनिटी। इससे भी आपका तापमान सागर का प्रभावित होता है।
उसके बाद है प्लावी हिमखंड। प्लावी हिमखंड यानी फ्लोटिंग आइसबर्ग। अब बारी बारी से हम समझते हैं कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ऐसे तो बारी बारी से हम समझते हैं कि ये 6 कारक जो है कैसे महासागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। अक्षांश आप जान रहे हैं, एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा जो हमारे अर्थ पर खींची गई है और कुल इनकी संख्या जो है वो 181 है। 0 डिग्री इक्वेटर को लगा करके 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर 90 ऐसी रेखाएं हैं और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे 90, तो 90 दूनी 180, इक्वेटर मिला करके 181। क्लियर हो गया ये। अब देखिए जो 0 डिग्री है उस पर तापमान क्या होगा भूमध्य रेखा पर, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाधिक तापमान 0 डिग्री। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे महासागरीय तापमान में कमी आती चली जाएगी। अब 0 डिग्री से हम अगर 26 डिग्री पर बढ़े तो वहां तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। अगर हम 40 डिग्री अक्षांश पर बढ़ते हैं तो वहां तापमान जो है 14 डिग्री हो जाएगी। और अगर 60 डिग्री अक्षांश पर हम बढ़ते हैं लैटिट्यूड पर तो वहां 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और 60 से 90 के बीच में 0 डिग्री यानी हिम आपको पाया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि सर वहां पर तो कुछ मुल्क भी हैं, कुछ देश भी हैं, तो वो क्यों नहीं जमे हुए? तो क्यों नहीं जमे हुए हैं उसके लिए कुछ कारक उत्तरदायी है जो आगे हम बताते हैं। उसके वजह से नहीं जमे। ये एक सामान्य नियम है तापमान का जो हमने आपको बताया कि 26 से लेके 1 डिग्री तक। अब दूसरा जो प्रभाव डालता है महासागरीय तापमान पे वह है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन तो 3 हमने पढ़ाया है, लेकिन 2 पवन यानी व्यापारिक पवन और पछुआ पवन ज्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो कैसे डालेगा? आपको पता है कि व्यापारिक पवनों का आदर्श रूप जो दिखाई पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये पूरब दिशा में चल रहा था। तो पूरब दिशा में जब चलेगा तो व्यापारिक पवन कैसी पवन है? एक गर्म पवन है, पढ़ चुके हैं। तो पूरब दिशा का जो जलीय भाग होगा यानी महासागरीय भाग होगा, इस व्यापारिक पवन के कारण गर्म हो जाएगा। और इसीलिए व्यापारिक पवन तो वर्षा नहीं करती है, लेकिन महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा करती है। क्यों? तो क्यों? क्योंकि वो आर्द्रता वहां से ले लेती है। अब इसका जस्ट उल्टा है पछुआ पवन। तो पछुआ पवन का आदर्श दशा कहां था? दक्षिणी गोलार्ध में, जिसमें चीखता 60, गरजता 40 और प्रचंड 50 हम लोग पढ़े। ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की नहीं पाई जाती, उसकी आदर्श स्थान नहीं है। अब उसकी दिशा पूरब की ओर नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर है? पश्चिम की ओर है। तो वो क्या करेगा कि पश्चिम की ओर जो सागरीय भाग है उसके जल को प्रभावित करेगा और उसको गर्म कर देगा और उसकी दिशा परिवर्तित कर देगा। तो इस तरीके से जो प्रचलित पवनें हैं, व्यापारिक पवन और पछुआ पवन, वो भी उसके तापमान को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया ये? अब अगला जो है महासागरीय धाराएं। तो देखिए महासागरीय धाराएं 2 तरह की होती है, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। तो जो इक्वेटर के नजदीक है वो जो भी धारा होगी वो गर्म जलधारा होगी, और जो पोल से धारा आएगी वो जो भी धारा होगी वो ठंडी होगी। तो इसके मूवमेंट के वजह से जो है वो बहुत सारा क्षेत्र जिसको बर्फ से ढका हुआ रहना चाहिए था वो नहीं ढका रहता, जिसमें एक क्षेत्र नॉर्वे और ब्रिटेन। क्यों नहीं ढका रहता है? क्योंकि वहां गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा चली जाती है।
अगर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा वहां नहीं जाए तो फिर ब्रिटेन और नॉर्वे दोनों जो है बर्फ से उसके तट ढके रहेंगे और वो देश जो है वो उतना विकसित देश नहीं बन सकता। तो नॉर्वे या ब्रिटेन एक विकसित देश बना, उसमें इस भौगोलिक परिस्थिति का बहुत बड़ा योगदान है। समुद्र नहीं जमे होने के कारण जलीय मार्गों का उसने उपयोग किया और बहुत बड़े देश में अपने साम्राज्य की स्थापना किया, बहुत सारे देशों में। तो ये तापमान का प्रभाव था जो प्रचलित पवनों के कारण महासागरीय धाराओं के कारण उत्पन्न हुई। तो महासागरीय धाराओं में गर्म जल धारा जो है वो अलग एक विषय है, हम लोग उस पर आएंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद समीपवर्ती स्थलखंड, आप इस बात को जानते हैं कि स्थलखंड ज्यादा गर्म होता है महासागर के तुलना में और जल्दी से ठंडा हो जाता है महासागर के तुलना में। तो जब दिन में जल्दी गर्म हो जाएगा तो उसके कांटेक्ट में जो महासागर है तो उसकी धाराएं भी गर्म हो जाएगी, उसका पानी भी जो है वो गर्म हो जाएगा। यानी तटीय क्षेत्र जितना है तो तटीय क्षेत्र का जल जो है वो गर्म हो जाता है और यही वजह है कि वाष्पोत्सर्जन का जो भी तटीय क्षेत्र है दर बढ़ा रहता है और हर तटीय जगहों पे आपको 2 बजे के बाद 4 बजे से पहले वर्षा हो जाएगी। ये वहाँ का दैनंदिन नियम है। जो तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, आप देखिएगा कि हर लोग जो है ऑफिस जाने वाला या बाहर जाने वाला एक छाता जरूर रखता है अपने पास। कहे रखता है कि लौटते समय निश्चित रूप से बारिश होगी, तो हर बैग में एक छाता। आपको कलकत्ता में जाइए तो जितने औरतें हैं, जितने मर्द हैं जो ऑफिस का काम करते हैं या बाहर में जिनको निकलने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, वो एक छाता अपने पास रखते हैं और जैसे ही बारिश हुई तो वहाँ लोगों का मूवमेंट बंद नहीं होता है, सबकी छतरी खुल जाती है। अब वो सामान्य वर्षा है तो इस वजह से बहुत तीव्र नहीं रहती है, डेली होना है, दिल्ली का नियम है, तो छतरी से काम चलता है। अब देखिए आगे जो है लवणता, सैलिनिटी। लवणता का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर नमक का प्रतिशत ज़्यादा, तो स्वाभाविक सी बात है कि नमक कहाँ होगा ज़्यादा, तो इक्वेटर पर होगा। लेकिन इक्वेटर पर रहता नहीं नमक ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर फौरन प्रतिदिन बारिश होती है। तो रहना चाहिए सैलिनिटी इक्वेटर पर, लेकिन नहीं होता। तो फिर सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर कम बारिश होगी। तो ये इलाका जो है 20 से 30 डिग्री जो ये है मतलब कि अक्षांश है वहाँ पर है, तो इसलिए अधिकांश सैलाइन एरिया वहीं पाए जाते हैं, जिसमें इजराइल का वो इलाका है। तो जो कहने का मतलब है कि जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी, जैसे ध्रुवों के ऊपर सैलिनिटी ज़्यादा होगी, तो लवणता जहाँ ज़्यादा होगा तो वो जल जो है उसके घनत्व ज़्यादा हो जाएंगे, और जहाँ लवणता कम होगा वहाँ जल के घनत्व जो है वो कम रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अधिक लवणता से कम लवणता की तरफ जल का गमन होगा, पहली बात। दूसरा कि जो जल अधिक लवण होगा वो तापमान अधिक ग्रहण करेगा, और जो जल कम लवण होगा वो तापमान कम ग्रहण करेगा। तो लवणता के आधार पर महासागरीय जल के तापमान पे ये भी प्रभाव पड़ता है। आगे है प्लावी हिमखंड, यानी फ्लोटिंग आइसबर्ग। तो जो आर्कटिक महासागर है वो क्या है? पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन उसमें कुछ बर्फ टूट करके ब्रेक कर करके अलग हो जाते हैं, और धाराएं किधर बहती हैं? तो ध्रुव से, सागर की धाराएं ध्रुव से किधर बहती हैं? भूमध्य रेखा की। तो वो जो हिमखंड है या आइसबर्ग है वो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ की तरह आइसबर्ग चलते रहते हैं। आपने सुना होगा एक जहाज का नाम 1912 में बना था, पहली बहुत बड़ी जहाज टाइटेनिक का नाम, उस पर एक फिल्म भी बनी। तो टाइटेनिक दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ? तो वो ब्रिटेन से अमेरिका जा रहा था और अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से टकरा गया, क्योंकि सिंगल लेयर का वो जहाज था, तो उसमें जो चदरे लगे हुए थे वो एक ही लेयर का था। तो आइसबर्ग से टकराने से चदरा जब टूट गया तो सारा जल घुस गया किसमें? जहाज के निचले लेयर में। उसी दुर्घटना के बाद अब जो भी शिपयार्ड बनते हैं, शिप बनते हैं,
उसमें डबल लेयर होता है। एक बाहर का लेयर, फिर जगह दिया जाता है और उसमें लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, और फिर एक अंदर वाला लेयर होता है ताकि अब आइसबर्ग से टकराता भी है, बाहर वाला अगर लेयर डैमेज भी अगर हो गया तो अंदर का लेयर सुरक्षित रहता है और वो डैमेज नहीं होता है। तो आइसबर्ग की वजह से कोई जहाज नहीं होता। तो इस तरीके से ये कुल 6 हुए कारक, जिस कारक से महासागरीय तापमान प्रभावित हो रहा है। अब अंतिम टॉपिक देखते हैं कि महासागरीय जल के तापमान का वितरण। महासागरीय जल के तापमान का वितरण, तापमान का, ठीक है साहब। इसमें आपको देखना ये है कि उष्णकटिबंध में जो है जो तापमान होगा वो 26 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान होगा वो 19.4 डिग्री सेल्सियस, और दक्षिणी गोलार्ध में जो तापमान होगा वो 16.1 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से जो औसत तापमान होगा, यानी पूरे सागर का हम औसत करेंगे तो वो 17.2 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये आंकड़ा आपको याद करना है। दूसरा ये कि 100 मीटर तक समुद्र में आधार से, समुद्र का आधार ऊपर होगा, ठीक है, 100 मीटर तक तापमान एक समान रहता है। तापमान एक समान, यानी जो हम नीचे में विवरण दिए हैं वही। उसके बाद ये 1800 मीटर में अगर हम नीचे जाएंगे तो तापमान जो है वो 15 डिग्री से घटकर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और अगर हम 4000 मीटर की गहराई में अगर हम जाएंगे तो तापमान घट करके 1.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो तापमान का वितरण है उसके परिवेश में यही निम्न बातें आपको जाननी है। वो निम्न बातों में क्या है कि जो उष्णकटिबंध है, उस उष्णकटिबंध का एरिया किसको बोलेंगे आप? बोलिए जल्दी। उष्णकटिबंध, हॉट टेम्परेट जोन किसको बोलते हैं? तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक का जो एक इलाका है इसी को बोलते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है। ये एक डेटा हो गया। अब ये 3 डेटा आपको सम्मिलित रूप से याद करना है। यहाँ देखिए गौर से कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान, उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम है। पुनीता जी आप बताइए इसके क्या कारण है? एनीबॉडी? उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहने का और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम रहने का क्या कारण है? वेरी गुड, स्थलीय भाग ज्यादा है और स्थलीय भाग आप जानते हैं कि जल्दी गर्म हो जाता है और जलीय भाग देर से गर्म होता है।
तो इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में तापमान हमको ज्यादा मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम मिलता है। अब देखिए ये दोनों का औसत, ये डेटा अलग है 26 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ इक्वेटर पर पाया जा रहा और कहीं नहीं। ये डेटा जो हम आपको निकाल रहे हैं वो पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर का, यानी इसमें सिर्फ 23.5 डिग्री तक का भाग शामिल नहीं है। इसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तर का भाग शामिल है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक के उत्तर का भाग शामिल है। और उसमें पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जैसे जैसे हम जाएंगे ध्रुव के तरफ वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाएगा। जिसमें 60 में कितना बोला तो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी सफर शुरू हो रहा है 26 डिग्री से और अंत कहां हो रहा है 0 डिग्री पर। तो ये जो वेरिएशंस है 0 से 90 डिग्री में तापमान का, ये 0 डिग्री पर 26 है और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 0 आ गया है, तो 80 टेम्परेचर्स को आपको प्लस करना पड़ेगा और फिर 80 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्लियर? नहीं समझ में आई बात? ये हम आपको बोल रहे हैं कि यहां पर आप ये सब अक्षांश रेखाएं है ना भाई, तो 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा 26 डिग्री पाया जा रहा है और यहाँ 60 डिग्री पर 1 डिग्री सेल्सियस पाया जा रहा है और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। तब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा पुण्य। तो क्या कीजिएगा कि इसका मतलब हर डिग्री के टेम्परेचर को आप लेंगे, हर अक्षांश के टेम्परेचर को लेंगे, तो अक्षांश है कितना आपका 80 है, 80 है कि 90 है? 90 90 डेटा आप लेंगे, 90 टेम्परेचर लेंगे, बोलिए ना हाँ या ना? यस सर। अब तो वही बात आ रही है। तो 90 टेम्परेचर आप लिया, तो 90 टेम्परेचर को आप जोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? औसत में तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, औसत में क्या होता है? और कितना से डिवाइड करेंगे? 90 से। तो इससे जो है हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये काम किया गया तो उससे उत्तरी गोलार्ध का औसत निकला टेम्परेचर। अब बात समझ में आई ना? तो ये कंफ्यूजन रह जाता है कि सर आप बोल रहे हैं 26 डिग्री उष्णकटिबंध में, तो ज्यादा तो स्थल खंड उत्तर में है, तो आप इसको भी तो 26 लिख देते। तो 26 क्यों नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ 23.5 तक ही सीमित है, लेकिन 23.5 से 90 तक फिर टेम्परेचर घट रहा है, तो उसका एवरेज ऐसे निकलेगा। तो एवरेज निकल के हुआ 19.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब देखिए दक्षिण गोलार्ध में स्वाभाविक रूप से स्थल खंड कम है तो टेम्परेचर कम होगा, तो इसमें एवरेज कितना हो गया दक्षिण गोलार्ध का 16.8। अब क्या, ये दोनों को जोड़ करके जब 2 से आप भागा दीजिएगा तब कितना आएगा पूरे अर्थ का 17.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपका शक्ल बता रहा है कि आपको समझ में आता है। नहीं आता है ना तो चेहरा बता देता है। तो मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं, क्या दिल में है तेरे हम खूब समझते हैं। तो इस तरह की समस्या से अब देखिए ये तो हुआ ऊपर वाला भाग, मैंने जो सरफेस है उसके टेम्परेचर में। जल के अंदर भी टेम्परेचर में कमी आती है, और वो क्या महत्वपूर्ण बात है टेम्परेचर के संबंध में? वो महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 मीटर तक अगर नीचे हम जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। अगर 26 डिग्री है जहां पर, तो नीचे भी 26 डिग्री रहेगा। अगर 1 डिग्री है ऊपर में तो नीचे भी 1 डिग्री रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर 1800 मीटर पे हम पहुंच जाते हैं, 100 के बाद कम होता चला जाएगा, तो 1800 में आएंगे तो ये 26 डिग्री घट के कितना हो जाएगा? 15 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1800 पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 15 डिग्री बता रहा है वो 100 मीटर के बाद का बता रहा है, और 1800 तक आते आते वो घट के कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस, और 400 मीटर तक आते आते 1.6 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें एक बात छूट गया जो हमने नहीं बताया। क्या चीज? कि अगर सागर तल पर
सागर के ऊपर में अगर बर्फ जमा हुआ हो, बहुत जगह होता है कि बर्फ जम जाता है, तो उसके नीचे जो जंतु है वो मर क्यों नहीं जाते? क्योंकि बर्फ जब जम जाता है तो इसके नीचे वाला भाग में, माने सागर के नीचे वाले भाग में जो बर्फ जमता है वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इस वजह से जो है वो जीव क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे डल लेक में है कश्मीर में, तो हर जाड़े में क्या होता है, ऊपर जम जाता है, तो मछलियों को मर जाना चाहिए था, क्यों नहीं मरता? ऊपर का शून्य हो गया या माइनस में चला गया, लेकिन जो ऊपर का बर्फ है उसके नीचे जो जल है उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, वो खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए जलीय जंतु जीवित रहते हैं। तो ये पूरा ओशियन टेम्परेचर है, तापमान है, जो मैंने आपको बताया। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय लवणता, ओशियन सैलिनिटी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।